घर में दाखिल होते ही इसका अम्मा से सामना हो गया, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए एक जख्मी सी निगाह उनके चेहरे पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इस पिल इसके चेहरे के तासुरात इतने गंभीर थे कि अम्मा को किसी अनहोनी के एहसास ने लर्जा दिया। अज़नफ़र, क्या बात है, इतना चुप क्यों है? अम्मा बोलकर उसके पीछे लपकी थी। वो जो अपने कमरे में पेट पर दोनों हाथों से सर थामे बैठा था, सर उठाकर उन्हें देखने लगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अम्मा? अल्फाज सरसराते हुए इसके होंठों से निकले थे। अम्मा अपनी जगह साकित रह गई, मगर फिर संभल कर बोले, क्या किया है मैंने जो तो मेरे सर इल्जाम रख रहा है? आपने मेरी जिंदगी भर की खुशियों को मुझसे छीना है। आपने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है। आपने मेरे साथ वो किया है अम्मा कि अब मैं चाहूं भी तो खुद को जिंदा महसूस नहीं कर सकता। वो इतना लंबा चौड़ा मर्द फूट फूट कर रो रहा था। अपने खुद पर से मेरा भरोसा उठा दिया। आपने कहा कि अप्रताबा थे घर मेरा रिश्ता लेकर गई थी, मैंने यकीन कर लिया। लेकिन अपने गनी चाचा के इनकार की वजह सच नहीं बताई। आपने मुझे नहीं बताया कि वो जो मुझे अपने सगे बेटों की तरह चाहते थे, कैसे किसी और को मुझ पर तरजीह दे गए। गुज़नफ़र, मेरी बात तो सुन बेटा। अम्मा वो खिलाई जा रही थीं, कहने सुनने को अब रहा ही किया है, मैं तो अपना सब कुछ गंवा चुका। लेकिन आने वाला वक्त अब से पूछेगा कि आपने ये सब क्यों किया। तो आपके पास सिवाय पछतावा है कि कुछ नहीं होगा। तो क्या करने वाला है गुज़नफ़र? वो खौफज़दा हुई। कुछ नहीं, कम अज़ कम हराम मौत तो हरगिज़ नहीं मरूंगा। मगर आप सिर्फ सांसों से रिश्ता जोड़े मेरे लाश जैसे वजूद का किया करेंगी। मैं आपकी नज़रों के सामने चलता फिरता खाता पीता मौजूद तो रहूंगा, लेकिन अब फिर भी मुझे तरसेंगी। वो एकदम ही रुख बदल गया था। अम्मा ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके अंदाज में इतनी सख्ती थी कि वो लबों को हरकत देने की जुर्रत न कर सके और थके थके कदमों से कमरे से बाहर निकल गुज़नफ़र ने उनके निकलते झपटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और स्लीपिंग पिल्स की शीशी से 2 गोलियां निकालकर पानी के साथ निकल गया। अगर वो मौत को गिले नहीं लगा सकता था तो जागती आंखों से इतनी तल्ख़ हकीकतों का सामना भी नहीं कर सकता था। अम्मा, आपके कौन से कपड़े इस्त्री करूं शादी में जाने के लिए? वो गुमसम सी बैठी कुछ सोच रही थीं कि समरा की आवाज़ ने नहीं चुमकाया। हूँ, क्या कहा तुमने? मैं पूछ रही हूँ रताबा बाजी की शादी में कौन से कपड़े पहन कर जाएंगी? आप बताएं तो मैं निकाल कर इस्त्री कर दूं। समरा ने अपनी बात दोहराई। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कहीं आने जाने को, उन्होंने एक सर्द आह भरते हुए कहा। लेकिन जाना तो होगा ना, आखिर वो लोग हमारे इतने पुराने पड़ोसी हैं, हमारा उनके यहाँ घर जैसा आना जाता है, बुरा लगेगा पहले ही। अगर नहीं गए तो गनी चाचा और चाची को बुरा लगेगा। रुबाब मुझसे नाराज़ हो रही थी कि मैंने उनके यहाँ की तकरीबात में भरपूर शिरकत नहीं की, बल्कि गुज़नफ़र भाई को भी चाहिए कि वो हमारे साथ चले। बचपन से रताबा बाजी से दोस्ती है, और अब जब उनकी जिंदगी का इतना अहम दिन है तो भाई सरमुन लेटे कमरे में बंद है। तो अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ और अलमारी से मेरे कोई भी कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। अम्मा कुछ बेचैन हो गई थी, इसलिए दानिस्ता इसे झिड़कते हुए बोले। गुज़नफ़र ने कल से खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था। सुबह समरा से चाय बनवा करती थी, उसके बाद मुसलसल खामोशी थी। दोपहर थे, खाने पर उन्होंने बोहतेरा दरवाज़ा बजाया और इसे खाने के लिए पुकारा, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। वो इसकी हालत देखकर बुरी तरह पछता रही थी। आखिर क्यों उन्होंने गुज़नफ़र का रिश्ता रताबा से नहीं कराना चाहा था? सिर्फ इसलिए ना कि नए नए आने वाले पैसे ने उनके ख़यालात बदल दिए थे। वो खुशी को दौलत की दीन समझने लगी थी। उन्हें लगता था कि अगर गुज़नफ़र की शादी रताबा के बजाय किसी ऊंचे घराने में की जाए तो ये गुज़नफ़र के हक़ में अच्छा रहेगा। लेकिन आज उनके बेटे का तड़पना उन्हें एहसास दिला रहा था कि इसके लिए तो सबसे बड़ी दौलत ही रताबा थी। वो रताबा जिसे उन्होंने मामूली लड़की समझकर छोड़ दिया था, आज शहर के एक बड़े सनतकार की बहू बनने जा रही थी। इतनी देर हो गई, बारात नहीं आई। बड़े लोग हैं भाई, जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। आजकल तो वैसे भी रिवाज बनता जा रहा है आधी रात के बाद बारात लेकर निकलने का, मगर मेहंदी वाले रोज तो बहुत जल्दी आ गए थे, बिल्कुल दिए हुए वक्त पर। पिंडाल में हर तरफ चामगोइयां हो रही थीं। बढ़ती हुई डांसेस में भूख से निढाल मेहमान अब बेजार होने लगे थे। रताबा के घर वालों के चेहरे पर भी इस वक्त परेशानी और कोफ्त के आसार थे। नाज़ली, तुम फोन करके पूछो ना, आखिर वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? रताबा की छूटी फुफो बिलाखिर रह ना सके।
उम्मी ने फ़ोन किया तो था आंटी। उन लोगों ने कहा था कुछ मेहमान आने बाकी हैं, उनका इंतज़ार है। सना ने माँ की जगह जवाब देने की जिम्मेदारी उठाई। यहाँ मौजूद तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा टेंशन इसको थी। कल जब गुज़नफर की मौजूदगी में अदन बुखारी वहां पहुंचा तो वो जरा भी परेशान न थी, क्योंकि वो जानती थी अदन एक खिले ज़हन व दिल का शख्स है और उसकी क्लास में यूं भी लड़का लड़की की दोस्ती को माइंड नहीं किया जाता। इसलिए वो बहुत मुतमईन की इसे लेकर इस कमरे की तरफ चली आई थी जहां रताबा और गुज़नफर मौजूद थे। मगर अंदर से सुनाई देती उन दोनों की आवाज़ों ने इसे और अदन को बाहर ही रुक जाने पर मजबूर कर दिया था। उन दोनों की गुफ्तगू से उनके ताल्लुक की नौयत बहुत वाज़े तौर पर पता चल रही। सना, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि किसी को कुछ नहीं बताओगी, यहाँ तक कि रताबा को मेरे यहाँ आने और कुछ सुन लेने की खबर भी नहीं दोगी। वो इससे वदा लेकर गुज़नफर के बाहर निकलने से पहले ही वापस पलट गया था। उसके इस रद्द अमल पर हर सना शशदर रह गई थी। कुछ हो जाने का खतरा उसके दिल को होलाता रहा था और अब शायद इसका हर डर सच साबित होने वाला था। नाज़ली, मेरा ख्याल है तुम दोबारा फ़ोन करके पूछो, क्योंकि अब तो वाकई बहुत देर हो गई है। किसी और रिश्तेदार ने भी जोर दिया तो वो सर हिलाती अपने शौहर की तरफ बढ़ गईं। रताबा का रिश्ता उनके तवस्सुत से इतने अच्छे घराने में हो जाने पर जहां उनकी वाह हुई थी, वहीं किसी गड़बड़ के आसार महसूस होते सारा बोझ भी उनके शानों पर इपड़ा था। हाँ भाई नौशाबा, नाज़ली बात कर रही हो। क्या बात है, तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं? यहाँ सब लोग बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने राबता होते ही कहा था। क्या कह रही हो तुम? जवाबन नौशाबा ने जो कहा, इसे सुनकर उनके हाथों के तोते उड़ गए थे। क्या हुआ नाज़ली? रताबा की उम्मी और फूफो जो उनके ही खड़ी थी, उनके चेहरे के तासुरात और लजी की परेशानी पर घबरा कर पूछने लगे। अदन मस्जिद पर का घर से निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं लूटा। नौशाबा का परेशानी से बुरा हाल है। इसके घर में भी सारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अदन की कोई खबर नहीं। इसका मोबाइल भी ऑफ है। नाज़ली की जुबान से निकले अल्फाज बहुत संगीन है थे। रताबा की उम्मीद चकरा कर गिर पड़ी। बेटी दुल्हन बनी बैठी थी और उसको बया कर ले जाने वाला आने से पहले ही गायब हो चुका था। अब सना है। अदन के गायब होने की इत्तला पर जो कोहराम मचा था, वो इससे घबरा कर अलग थलग आ बैठी थी। बाकी लोग चाहे जो भी अंदाजे लगाते, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि कल अदन ने रताबा और गुज़नफर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने के बाद ही ये कदम उठाया है, और अब वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस सूरत हाल के बारे में किसी और को आगाह करे या ना करे। ऐसे में एक अजनबी के सवाल पर हैरान रह गई। जी मैं सना हूं, लेकिन अब कौन है? इसके लहजे में हैरत के साथ साथ कदरे परेशानी भी थी। मुझे अदन ने भेजा है, अब की तस्वीर इसने मुझे दिखाई थी और कहा था कि ये अब तक पहुंचा दूं। इसने जेब में हाथ डालकर एक लिफाफा निकाला। अदन भाई खुद कहाँ है? इसने उधर उधर देखकर लिफाफा थाम लिया। फिलहाल कोई भी शख्स इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था। आपको अपने हर सवाल का जवाब इससे मिल जाएगा। बेहतर है कि मैं यहाँ से रवाना हो जाऊं। अगर किसी ने मेरी यहाँ आमद के बारे में पूछ लिया तो फजूल में झूठे बहाने बनाना पड़ेंगे। वो लंबे लंबे डग भरता तेजी से वहां से निकल गया था। सना ने लिफाफे को खोला। मेरे इस तरह गायब हो जाने पर यकीनन तरह तरह की कियास आराइयां हो रही होंगी, लेकिन असल वजह से सिर्फ तुम वाकिफ हो। कल से मुसलसल सोच रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकालूं, और अब जो मेरे जहन में आया मैं कर गुजरा। मैं इस वक्त खुद शदीद शाक की हालत में हूं, इसलिए इस शादी को मुलतवी करवाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे इस तरह गायब होने से मम्मा और डैडी बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं क्या करता? सामने रहकर इस वक्त कोई बहाना बनाना मुश्किल था। हमारी इज्जत पर बन आती। अब बस इतना होगा कि जब मैं हफ्ता 15 दिन में घर लूटूंगा तो किसी हादसे के बहाने के साथ रताबा से कहना इस अरसे में अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए कुछ कर सकती है तो कर ले। मैंने इससे पहली नज़र में मोहब्बत की थी और शायद आखिरी सांस तक करता रहूं, लेकिन इस एहसास के साथ कि वो किसी दूसरे से मोहब्बत करती मैं अपनी है, इसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। सना ने एक गहरी सांस लेते हुए कागज वापस लिफाफे में रखा। वही कुछ हुआ था बस का इसे अंदेशा था, लेकिन वो अदन के मशवरे के मुताबिक रतिलबा से कुछ नहीं कह सकती थी। रताबा के इख्तियार में कुछ होता तो ये नौबत आती ही क्यों? वो मुसलसल सोच रही थी। तभी उसकी नज़र समरा पर पड़ी। समरा, तुम्हारे गुज़नफर भाई कहाँ हैं?
क्या वो यहाँ आए हैं? कहा। वो तो घर से बल्कि अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जब से वापस आते हैं चुप चुप से समरा ने इसके पूछने पर बताया, मुझे उनसे मिलना है समरा, बहुत जरूरी है। सना ने बेचैनी से कहा, मगर फिर सामने खड़ी अम्मा को देखकर चुप सी हो गई। पता नहीं कब वो वहां अकेली हुई है। क्या मसला है बेटा, मुझे बताओ। गहरी नजरों से सना की तरफ देखते हुए उन्होंने नरमी से पूछा तो वो सोच में पड़ गई। वो औरत जिसका मुतालिबा और मुफ्ती को जुदा करने में बुनियादी किरदार था, भला एतबार के लायक थी। तुम शायद मुझसे कहना नहीं चाहते। सना को तजब्जुब में देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया। इस पिल सना ने उन्हें सब कुछ बताने का इरादा करते हुए हाथ में पकड़ा लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया। आज अगर रताबा की बारात नहीं आई तो इसमें कुछ ना कुछ कसूर आपका भी है। अगर आप अपनी गलती की तलाफी करना चाहें तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। वो जो समझाना चाह रही थी इसे वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। जिंदगी ने उन्हें अपने बेटे के लिए खुशियां हासिल करने का एक मौका फराहम कर दिया था। ऐसा मौका हर एक को नहीं मिलता और अगर अब किस्मत से उन्हें मिला था तो वो इसे ज़ाय नहीं करना चाहती थी। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? गनी साहिब अम्मा की बात पर दंग रह गए थे। मैं वही कह रही हूं जो मुझे इस वक्त कहना चाहिए। मैं पहले भी एक बार अब से रताबा के कैसे बात कर चुकी हूं, मगर इस वक्त मेरा अंदाज मांगने वालों जैसा नहीं था। आज मैं अपनी इस गलती को मानती हूं। मेरे गुज़नफर के लिए रताबा का हाथ दे दीजिए गनी भाई। वो दामन फैलाकर उनके सामने बैठ गई थी। मुझे शर्मिंदा ना करें भाभी, मगर मैं इस तरह कैसे कर सकता हूं? खुदा नखास्ता अदन के घर वालों ने बारात लाने से इनकार तो नहीं कर दिया। वो बेचारे तो अपने बेटे की गुमशुदगी से परेशान हैं और ऐसे में मैं रताबा का रिश्ता कहीं और करके उन्हें मजीद दुख कैसे दे सकता? अल्लाह जाने अदन कहाँ गया, उसके साथ क्या हादसा पेश आया। और मैं खुद गर्जी का मुजाहरा करते सिर्फ अपनी बेटी का सोचों पे मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। गनी साहिब का जवाब बहुत वाज़ेह था, अंकल प्लीज आप मेरी बात सुने। सना उन्हें लिए एक कोने में चली गई। सूरत हाल आपके सामने है। आप चाहें तो गुज़नफर के रिश्ते के लिए हाँ कहकर रताबा को इज्जत से रुखसत कर सकते हैं, वरना दूसरी सूरत अदन भाई वाजे कर चुके हैं कि वो किसी सूरत ऐसे कबूल नहीं करेंगे। सना ने मुख्तसरन सारी तफसील उनके गोश गुजार कर दी थी। गनी साहिब समझदार आदमी थे। हालात का रुख जानकर जोश से काम लेने के बजाय दूर अंदेशी से काम लिया और गुज़नफर के लिए हाँ कह दी। इनकार की सूरत में वो मामला जो अभी खुश असलूबी से निमट रहा था आगे चलकर मजीद संगीन होने का अंदेशा था। उनके हाँ कहते ही अम्मा अब्बा और अज़नफर के बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी के रंग उतर आए। आना फाना वो घर की तरफ दौड़े। नींद में डूबे गुज़नफर को ठंडे पानी का जुग डालकर जगाया गया। एहसन ने अलमारी से इसका इस्त्री शुदा सूट निकालकर जबरदस्ती इसे पहनाया। अम्मा ने रताबा से रिश्ता होने की नवीद सुनाई तो नींद का जोर कुछ टूटा। झूमते जयमती दूल्हा को लेकर चंद मुश्तमिल बारात पिंडाल में पहुंची। दूल्हा की सुर्ख आंखों और नींद भगाने की कोशिशों पर काजी साहिब ने कुछ मशकूक नजरों से इसे देखा भी। फिर फौरन ही निकाह हो गया। दूल्हा साहिब की गैर होती हालत के पेश नज़र मजीद कोई रस्म अदा किए बगैर फटाफट रुखसती अंजाम पा गई। यूं हंगामी हालात में कई बारात हैरान परेशान दुल्हन और नींद से बेहाल होते दूल्हा को लेकर वापस लूट आई। हमारी शादी कुछ फिल्मी सी नहीं हो गई। अगले दिन वो अपने कमरे में बैठा रताबा से कह रहा था, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फिल्मी हो गई। और क्यों नहीं होती, आखिर अब जैसे अदाकार से हो रही थी। रतिलबा ने जले हुए अंदाज में जवाब दिया, अदाकार और मैं? वो हैरत से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, और नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी नाकाम आशिक की एक्टिंग करने के लिए, नींद की गोलियां खा खा कर अपना हशर बिगाड़ने की। गजब खुदा का, किसी दुल्हन के साथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दूल्हा साहिब रात भर खराइले लेकर सोते रहे और बेचारी दुल्हन अहमकों की तरह बैठी चेहरा तकती रही। मेरी सच्ची मोहब्बत को एक्टिंग का नाम दे रही हो तुम? तुम्हें क्या मालूम मेरे लिए वो कितने अजियतनाक लम्हे थे। ये तसव्वुर कि तुम किसी और की होने जा रही हो मेरे दिमाग की शरियानों को फाड़ने लगता था। ऐसे में फरार के लिए स्लीपिंग पिल्स का सहारा ना लेता तो किया करता। शुक्र करो कि मैंने मायूसी में पूरी शीशी नहीं खाई, वरना आज बैठी होती मेरी लाश पर आंसू बहाती। उसके जवाब पर वो दुहुल कर रह गई। वो अल्लाह ना करे गुज़नफर, अल्लाह तो खैर हमारा भला ही चाहता है, जब ही तो अदन बुखारी को इस रोज़ तुम्हारे घर भेज दिया। वैसे वो वापस अपने घर लूट आए, मैं एक बार उसका शुक्रिया अदा करने जरूर जाऊंगा। अपने होंठों पर धुरे रताबा के हाथ को चूमते गुज़नफर ने कहा।
वैसे अदन ने एक तरह से बहुत गलत हरकत भी की। उसके पेरेंट्स इसे इतना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता परेशानी में उन्हें कुछ हो जाता तो इसीलिए तो नाज़ली आंटी फौरन ही खुद नौशाबा आंटी के घर जाकर उनसे असल बात कहाई। रिश्तेदारों और दोस्तों को उन्होंने जिस तरह भी हैंडल किया हो, मगर अदन के सही सलामत होने की इत्तला सुनकर खुदान के दिलों को तो तसल्ली हो गई होगी। चुल्लू जो भी हुआ हमारा काम तो हो गया। इसने रिलैक्स होते रताबा की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बिदक कर पीछे हटी। ए मिस्टर, ज्यादा फरी होने की जरूरत नहीं, अभी तक अपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी है। वो भी देंगे, जरा पास तो आओ। भगती रताबा की सिर्फ चोटी उसके हाथ में आ सकी। से तो मैं पहली फुर्सत में कटवा दूंगी। तकलीफ से झुंझला कर बोली, खबरदार कभी गलती से भी ऐसा ना करना। वो इसकी चुटिया पकड़े पकड़े ही उसके करीब इकेड़ा हुआ। इसी पिल दरवाजा पर दस्तक हुई। गुज़नफर बेटा, रताबा को लेकर आ जाओ, नाश्ते पर सब इंतजार कर रहे हैं। अम्मा इसे पुकार रही थी। अम्मा तो लगता है सारी जिंदगी मेरे लिए विलन का रोल ही प्ले करती रहेंगी। वो अपने रोमांटिक मोड के गारत होने पर झंझलाया। रताबा ने मौका का फायदा उठाया और हंसते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जाने से पहले वो इसे ठेंगा दुखाना नहीं भूली थी। गुज़नफर उसके बचकाना अंदाज पर मुस्करा दिया और पलटकर टेबल से अपनी रेस्ट वॉच उठाने लगा। रताबा की चूड़ियां भी वहीं पास रखी थीं। उन पर नजर पड़ते ही उसका दिल खुशी के एहसास से सरशार हो गया। वो कमरा जो कल तक वीरान था, अब वहां हर तरफ रतिलबा के होने का एहसास फैला हुआ था। खुशी से ममूर एक गहरा सांस लेते हुए वो भी बाहर निकल गया।